G20 में भारत का दम। एक धरती का दिया मंत्र। G20 में भारत ने दुनिया को बनाया अपना परिवार। दुनिया अब एक परिवार। भारत ने दिया शांति का संदेश, एक भविष्य का शक्ति मंत्र। परिवार, एक भविष्य और एक मोदी। भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य की शक्ति से रूबरू करा दिया। भारत ने G20 में साथ और विकास का मंत्र तो दिया ही, अपनी वैश्विक कूटनीति से दुनिया पर दबदबा बनाने की कोशिश में जुटे अपने प्रतिद्वंदियों का भी खेल खराब कर दिया। भारत ने विश्व में फैले आपसी अविश्वास के बीच विश्वास की अलख जगाई है और बता दिया, भारत ही विश्व विधाता है। भारत की मेजबानी में G20 का अब तक का सबसे सफल आयोजन हुआ। भारत मंडपम में पूरी दुनिया ने एक धरती एक परिवार की छवि तो देखी ही, साथ ही पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के एक भविष्य की कल्पना की तस्वीर भी पेश की। भारत ने विकास, शांति और दोस्ती के रास्ते पर चलकर दुनिया को जीतने का जो मंत्र दिया है, वो मील का पत्थर साबित हो रहा है। भारत ने साबित कर दिया कि ये युग युद्ध का नहीं, विकास और शांति का है। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र और वसुधैव कुटुंबकम के बड़े संदेश के साथ ही भारत में G20 समिट का सफल समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता का निशान ब्राजील को सौंप दिया। सम्मेलन समापन की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने नवंबर में वर्चुअल समिट की बात की। भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। जबकि इससे पहले समिट के दूसरे दिन सुबह सुबह मेहमान देशों के मुखिया अहिंसा के मंदिर यानी राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी उनके साथ दिखे। बापू को श्रद्धांजलि देने के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा इमोशनल हो गए और उन्होंने इसका जिक्र भी किया। I personally am very much touched emotionally when I want to pay a homage to our dear Gandhi, that we paid a homage today. Everybody knows that in my political life, Mahatma Gandhi has great meaning because the struggle with non-violence was a role model that I followed for many decades when I was in the labor movement, and that's why I'm very much touched and emotional. G20 में दुनिया भर से आए राष्ट्राध्यक्षों को भारतीय संस्कृति, विरासत, परंपरा और सामर्थ्य का ऐसा अनूठा गठजोड़ देखने को मिला जो उनकी स्मृतियों में अमिट छाप छोड़ गया। साथ ही G20 की सफल मेजबानी से भारत का कद दुनिया में और भी ज्यादा बढ़ गया। शक्तिशाली देशों के मुखिया भारत की खातिरदारी का लुत्फ उठाते दिखे तो G20 के मेहमान भारत के रंग में रंग गए। चर्चा ये हो रही है कि क्या G20 की सफल मेजबानी के बाद भारत के लिए दुनिया में और भी मौके खुल जाएंगे। क्या वैश्विक सम्मेलनों के लिए सुपर पावर देशों की पहली पसंद अब भारत होगा।
क्योंकि G20 के मंच से भारत ने जो 3 बड़े कूटनीतिक संदेश दिए वो शांति और साझेदारी से आगे बढ़ने वाले नए भारत की शक्ति को दर्शा रहा है, तो वहीं दुश्मन को अब इसका तोड़ दिख नहीं रहा। सबसे पहला फैसला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप को जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर सहमति बनाना, दूसरा फैसला अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना और तीसरा फैसला G20 की बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देना। बैठक में जो घोषणा पत्र स्वीकार किया गया उसमें 100% सहमति थी, यानी उसमें न तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का कोई साया नजर आया और न ही किसी मुल्क की कोई अड़ंगेबाजी। हालांकि ये 100% सहमति एक दिन में हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी कूटनीतिक टीम की घंटों की, दिनों की, महीनों की मशक्कत थी। अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की सफलता के करीब 2 हफ्ते बाद देश की राजधानी में G20 के सफल आयोजन ने यह साबित कर दिया कि देश मुड़कर देखने वाला नहीं है, वो आज विश्व को दिशा दिखा रहा है। नया भारत अविश्वास में विश्वास की तलाश का रास्ता बना है। कमजोर को दबाकर नहीं, बल्कि उसे ताकत देकर अपने विश्व गुरु अंदाज का लोहा मनवा रहा है। G20 समिट से भारत ने ग्लोबल पावर का पंच दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या यह माना जाए कि भारत ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव इस G20 मिशन में जो रखे थे वो हासिल कर लिए हैं? बिल्कुल चंदन, कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता को लेकर जो भी कुछ मानक तय किए थे वो काफ़ी हद तक पूरे हुए हैं। और खासतौर पर जिस तरीके से घोषणा पत्र सामने आया है, जिस तरीके से जो नया वन अर्थ अलायंस या अलायंस बनाने की कोशिश भारत ने की थी, वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो वैकल्पिक फ्यूल की व्यवस्था हो, जो बहुराष्ट्रीय जो बहुपक्षीय बैंक हैं उनकी व्यवस्था में सुधार की बात हो, वो तमाम चीज़ें जो भारत ने तय की थी वो फिलहाल पूरी होती नजर आ रही हैं। और यहाँ से भी अभी भी भारत की तरफ से कोशिशें इसलिए भी जारी हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर भारत, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये स्थायी होना बहुत जरूरी है। ये जो सुधारों की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुई है ये आगे भी बढ़ती रहे और बढ़ने के साथ साथ इसके ठोस नतीजे सामने आए, इसके लिए भारत प्रयासरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। ऐसा लग रहा है कि G20 की सबसे सफल बैठक चीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, खासकर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के बाद, जिसके तहत भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक एक रास्ता बनाए जाने का ऐलान हुआ। चीन दूसरे देशों को कर्ज देकर BRI के जरिए धोखेबाजी का खेल खेलता रहा है, जबकि भारत दुनिया का भरोसा जीतते हुए एक परिवार के रूप में ही दुनिया को एकजुट कर रहा है। चालबाजी की सड़क बनाता रहा चीन। विश्व को परिवार बनाने निकल पड़ा भारत। यह भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने एक ऐसे रास्ते के निर्माण करने की घोषणा की जिससे पूरी दुनिया एक परिवार का हिस्सा बन जाए, चालबाज चीन के सीने पर मानो सांप नहीं ड्रैगन लौट गया हो। नतीजा ये, जब चीन के प्रधानमंत्री दिल्ली में ये सब देखकर टेंशन में थे तो चीन के अखबार भड़ास निकालने के लिए रास्ता खोजने लगे। G20 समिट में इंटरनेशनल लेवल के बड़े प्रोजेक्ट्स के ऐलान से भड़के ड्रैगन ने एक बार फिर ग्लोबल टाइम्स की आड़ में हमला बोला। चीन ने कहा यह आर्थिक कॉरिडोर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। मिडिल ईस्ट में चीन को अलग थलग करने की अमेरिका की चाल कामयाब नहीं होगी। चीन का दावा है कि मिडिल ईस्ट पर अमेरिका का असर कम हुआ है। चीन ने यह भी कहा कि सऊदी अरब और UAE ब्रिक्स में शामिल हैं।
आपको बता दें कि ये डील चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक। चीन ये बात जरा भी नहीं पचा पा रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई G20 की बैठक में भारत ने चीन की महत्वाकांक्षी और चालबाजी की सड़क पर कई हथौड़े चला दिए, यानी भारत ने कूटनीतिक रास्ते से चीन को जोरों का झटका धीरे से दिया। आपको बता दें कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान के मायने बेहद अहम माने जा रहे हैं। भारत से जाते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन को चुभने वाला बयान दे दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि नए भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया गया। ये परियोजना सिर्फ ट्रैक बिछाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, ये एक गेम चेंजिंग क्षेत्रीय निवेश है। व्हाइट हाउस ने तो यहाँ तक कहा कि अगले 60 दिनों में कॉरिडोर को लेकर पूरा प्लान तैयार हो जाएगा, जबकि भारत हर देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए G20 में चीन के प्रयासों की भारत ने भी सराहना की। And I would say here that all the G20 members, and since the question was asked specifically about China, I would say China as well, that China was very supportive of the various outcomes. फिर भी चीन बौखलाया हुआ है। आपको बता दें कि 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा हैं, जबकि इसे 10 साल में कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। इससे ग्लोबल साउथ में कनेक्टिविटी गैप खत्म होगा, जबकि मिडिल ईस्ट भारत और यूरोप के साथ जुड़ेगा। रेल मार्ग और पोर्ट के जरिए भी कनेक्टिविटी की जाएगी। इस डील से चीन की नींद एक बात को लेकर और उड़ गई है, क्योंकि वो UAE और सऊदी अरब में दबदबा बढ़ाकर अमेरिका और भारत को कमजोर करने की कोशिश में लगा था। लेकिन अब भारत और अमेरिका की दोस्ती से उसे ऐसा मुमकिन होता नहीं दिख रहा। भारत अपने कूटनीतिक दाव से विदेश नीति के मोर्चे पर एक कदम और आगे बढ़ गया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के ऐलान के बाद भारत ग्लोबल साउथ के नेता की रेस में चीन से आगे निकल गया है। आपको बता दें कि जहां चीन BRI कॉरिडोर के जरिए दुनिया के बाकी देशों को अपनी विस्तारवादी नीति के झांसे में लाना चाहता है, वहीं भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का ऐलान कर दुनिया को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। चीन BRI और सीपेक के जरिए भारत के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है, जबकि मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ते हुए दुनिया को एक परिवार बनाने की दिशा में भारत ने बड़ा कदम बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस कॉरिडोर के पार्टनर भारत, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन भी हैं। चीन की चालबाजी से तंग आकर इटली के प्रधानमंत्री पहले ही दिसंबर तक चीन की सड़क यानी BRI छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ये बात और है कि भारत में चीन से इटली के PM की मुलाकात हुई। कॉरिडोर से निकलकर बाहर देखें तो चीन को चक्कर एक बात के लिए और आने वाला है। दरअसल भारत बायोफ्यूल को लेकर बेहद गंभीर है। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लेकर साफ कर दिया है कि स्वच्छ ऊर्जा ही भविष्य का विकल्प है, यानी हर मोर्चे पर भारत चीन पर बीस पड़ रहा है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रिटेन के ऋषि भारत आए, भारत की सनातन धरती पर आस्था के मंदिर से लेकर अहिंसा के मंदिर तक के दर्शन किए। भारत से लेकर ब्रिटेन तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साफ संदेश दिया कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। साथ ही आतंकवाद पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि उनके देश में भी खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, आस्था के मंदिर से अहिंसा के मंदिर तक। ये हैं ब्रिटेन के ऋषि और भारत की सनातन धरती पर आस्था की अलख को प्रणाम करते हुए सुबह सुबह चल पड़े हैं अक्षरधाम यानी भगवान स्वामी नारायण मंदिर। साथ में उनकी पत्नी भी मंदिर में विराजमान भगवान को प्रणाम कर रही हैं और ऋषि सुनक के साथ पूजा अर्चना भी कर रही हैं। G20 बैठक के बीच ये वक्त है जब ऋषि सुनक पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि उनकी आस्था कहाँ है। वो गर्व से मानते हैं कि वो हिंदू हैं। यहाँ उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन भी किए और दंडवत प्रणाम भी। माथे पर तिलक, हाथों पर कलावा, आस्था में हाथ जोड़े ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में भारतीय संस्कृति में रंगे नजर आए। इस मौके पर उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति भी साथ थी। उनके पहनावे में पूरी भारतीयता नजर आई।
ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ करीब 45 मिनट तक अक्षरधाम मंदिर में रहे। अक्षरधाम पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को मंदिर का एक मॉडल भी दिया गया, जिससे उनका यहाँ आना यादगार रहे। मुख्य मंदिर पे आरती की और फिर हर ये हमारे देव देवताओं की मूर्ति के सामने पुष्पांजलि करी और उनकी पत्नी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम जैसे पंचांग प्रणाम किए। जो मेमेंटो जो गिफ्ट देनी थी वो दे दी उनको गिफ्ट, उनकी वाइफ को भी जो देना था वो दे दिया। अक्षरधाम की प्रतिकृति थी और दे दिया और उनके बाद वो लोग चले। अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के बाद जारी बयान में ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को अक्षरधाम मंदिर जाकर खुशी हुई। यह मंदिर एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक मील का पत्थर है। महंत स्वामी महाराज का आशीर्वाद पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यूके में एक और सुंदर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन होगा। हम ब्रिटेन में इन्हीं मूल्यों और संस्कृति को ब्रिटिश भारतीय समुदाय से हमारे देश में किए गए सकारात्मक योगदान के माध्यम से देखते हैं। भारत आने से ठीक पहले भी सुनक ने कहा था कि उन्हें भारतीय जड़ों और भारत से संबंधों पर पूरा गर्व है। जबकि हाल ही में ऋषि सुनक ब्रिटेन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राम कथा में शामिल हुए और तब ऋषि सुनक ने जो कहा उसने करोड़ों भारतवासियों के दिल को छू लिया। Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. सुनक हाथों में कलावा बांधते हैं, गीता पर हाथ रख शपथ लेते हैं, अपनी डेस्क पर भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं। ब्रिटेन में चुनाव के दौरान भी वो मंदिरों के दर्शन करते हैं, शराब नहीं पीते, बीफ नहीं खाते, गले में हरे कृष्णा हरे राम के पैताम्बरी भी डालते हैं और अपने बचपन में मंदिरों में जाकर सेवा करने की कहानियां भी गर्व से सुनाते हैं। आस्था के मंदिर से निकलकर ऋषि सुनक शांति के मंदिर यानी राजघाट गांधी जी के दर्शन करने पहुंचे। साफ है, आतंकवाद के खिलाफ वो भारत की लड़ाई में पूरी तरह से साफ दिखाई देते हैं। भारत ने दुनिया में जब आतंकवाद को लेकर बड़ा खतरा बताया तो साफ हो गया कि खालिस्तान की बात करने वालों की देश विरोधी मुहिम को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसका समर्थन खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कर चुके हैं। यही वजह है कि भारत की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की बात मानने का भरोसा दिलाया। Let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. खालिस्तान पर भारत ने जिस तरह से दुनिया को शांति भंग करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, उसी का नतीजा है कि अब दुनिया के बाकी देश भी भारत के सुर में सुर मिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की कूटनीतिक जीत की चर्चा हो रही है। ऐसी जीत जिसका गुणगान सुपर पावर अमेरिका भी कर रहा है। यूक्रेन युद्ध पर G20 देशों के बीच भारत ने न सिर्फ सहमति बनाने में कामयाबी हासिल की, बल्कि रूस को मतभेद का मौका नहीं दिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में चारों ओर सिर्फ भारत में G20 की चर्चा रही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने से शुरू होकर ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपने तक जो कुछ हुआ, उसने भारत को दुनिया के मानचित्र पर जो रुतबा दिया, उसके मुरीद महाशक्तियां दिखी। एक ओर जहां G20 की सफलता के कसीदे गढ़े जा रहे हैं, वहीं समिट में भारत की पावरफुल डिप्लोमेसी की वाहवाही हो रही है। जाहिर तौर पर G7 देशों का कुनबा चाहता था कि रूस को किसी न किसी तरह इस बार भी घेरा जाए। वहीं भारत के लिए चुनौती थी कि अपने पुराने साथी रूस की संवेदनशीलताओं का भी ध्यान रखा जाए। वहीं चीन को भी साधना एक चुनौती थी।
लेकिन कूटनीति के नटराज की तरह भारत ने इस मुद्रा को भी बखूबी संभाला और साधा। राजघाट से आई ये 3 तस्वीरें ये युद्ध का नहीं और शांतिदूत भारत की बानगी हैं। सरगेई लावरोव, विदेश मंत्री रूस, जो बाइडेन, राष्ट्रपति अमेरिका, ली कीयान, प्रधानमंत्री चीन। एक और जहां रूस यूक्रेन में युद्ध भूमि पर अडिग है, वहीं आज वो भारत में अहिंसा और शांति स्थल को नमन करता दिखा। ये तस्वीर भारत के सामर्थ्य को मजबूत करने वाली है। नई दिल्ली के साझा बयान में भारत ने यूक्रेन के मामले को 4P के तहत दुनिया के सामने रखा है। 4P का मतलब है प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, दूसरे P का मतलब है पीस यानी शांति, और तीसरे P का मतलब है पीपल यानी लोगों को साथ लेकर चलने का, और चौथा है प्लेनेट यानी इसकी रक्षा के लिए सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। साझा बयान में भारत ने विश्व को युद्ध के खिलाफ बड़ा संदेश दिया। साथ ही कुशल कूटनीति के लिहाज से रूस और चीन को मतभेद का मौका नहीं दिया। यही वजह है कि आज रूस ने भारतीय कूटनीति की सराहना करते हुए डिक्लेरेशन पर संतुष्टि जाहिर की और भारत को ग्लोबल साउथ की ताकत बनने के कदम को सराहा। But this summit has been a milestone from the point of view of giving a clear guiding star for us to follow. Another thing I would like to mention in particular is the active role of the Indian presidency that has genuinely consolidated the G20 members, probably for the first time in its history. वहीं युद्ध पर भी रूस ने साफ किया कि नेटो और यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि हम आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं। About 18 months ago, we agreed to sign a treaty about settling this conflict. We even initialed this document. G20 समिट में शामिल सुपर पावर देशों को विश्व में आपसी साझेदारी और शांति से ही आगे बढ़ने का संदेश भारत ने दिया है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका, जापान समेत कई देश अब वॉर नहीं, बातचीत को हथियार बनाने पर जोर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। G20 की सफल मेजबानी के बाद पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। तमाम ताकतवर देश भारत की नीति और सोच के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। भारत की यही कामयाबी देखकर पड़ोसी पाकिस्तान पस्त हो चुका है। पाकिस्तानी चमकती दिल्ली की तस्वीरें देखकर हैरान हो रहे हैं और अपनी कंगाली पर आंसू बहा रहे हैं। भारत का ऊंचा कद कैसे पाकिस्तान को परेशान कर रहा है और कैसे पाकिस्तानियों के होश उड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। G20 की शानदार मेजबानी और सफल सम्मेलन से भारत ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। भारत की ये तरक्की और कामयाबी देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। दुनिया के दिग्गज नेता न सिर्फ भारत में एक मंच पर बैठे, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने का प्लान भी आम सहमति से बनाया। दुनिया में भारत की तान को परेशान कर रही है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। भारत मंडपम से लेकर राजघाट तक की दिव्य भव्य तस्वीरें पाकिस्तानियों को रोने पर मजबूर कर रही हैं। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि जिन मुस्लिम देशों को वो भारत के खिलाफ भड़काता था, वो सभी अब भारत के साथ हैं। पाकिस्तान अपनी कंगाली से ज्यादा भारत की उपलब्धियां देखकर तरस रहा है। जिस अंदाज में बड़ी आर्थिक शक्तियों के साथ मिलकर काम करने की रणनीति बनी है, उससे पाकिस्तानी अब सो भी नहीं पा रहे। बाइडेन, सुनक, मैक्रों समेत कई बड़े नेता भारत की धरती पर न सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि भारत की जमकर तारीफ भी की। ये बातें सुनकर पाकिस्तानियों की बेचैनी और बेबसी साफ दिख रही है। भारत ने विश्वगुरु बनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, जबकि पाकिस्तान अपनी कंगाली और बदहाली का ढोल बजा रहा है। भारत लगातार नई नई बुलंदियां छू रहा है और पाकिस्तानियों को एक के बाद एक सदमा लग रहा है। G20 सम्मेलन के जरिए भारत की साख कई गुना बढ़ी है। ऐसे में पाकिस्तानी कभी अफसोस मना रहे हैं तो कभी रोने को मजबूर हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो भारत का 1% भी कभी कुछ कर पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की कूटनीति और भारत की बात आज दुनिया मान रही है। G20 की सफलता इसका सबूत है। 2 दिन तक दिल्ली में दुनिया के दिग्गज जुटे और भविष्य का रोड मैप तैयार किया। इस पूरे आयोजन में पाकिस्तान का ना तो जिक्र हुआ और ना ही किसी ने इसकी जरूरत समझी। ये सब देखकर पाकिस्तान सदमे में है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी बेरुखी से पाकिस्तान का बुरा हाल है और अब खेल के मैदान में भी सदमा लगने वाला है।
G20 के सदमे से तो पाकिस्तान पहले ही पस्त है और अब खेल के मैदान में भी डबल सदमे की तैयारी है। पाकिस्तान का आत्मविश्वास पूरी तरह टूटा हुआ है। भारत के सामने पाकिस्तान की टीम कहां टिकती है, इसका जवाब पाकिस्तानी खुद ही दे रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बाबर आजम और उनकी टीम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। G20 में पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा। शानदार मेहमान नवाजी, वर्ल्ड क्लास इंतजाम और भविष्य का रोड मैप, दिल्ली में सब कुछ हुआ। ये सब नए और मजबूत भारत की बुलंद तस्वीर है। इसीलिए खेल के मैदान में भी पाकिस्तानी भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पाकिस्तानियों को अपने कप्तान और अपने बल्लेबाजों पर यकीन नहीं है। भारतीय टीम का खौफ हर पाकिस्तानी के दिल में बैठा है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की छवि भिखारी वाली है। कोई पाकिस्तान जाना नहीं चाहता और ना ही कोई पाकिस्तानी नेताओं को अपने देश में बुलाना चाहता है। इस संकट में पाकिस्तान को क्रिकेट से उम्मीदें थी, मगर भारत के सामने आते ही वो सपना भी चकनाचूर हो जाता है। पाकिस्तान की टीम के लिए टेंशन ये भी है कि खुद पाकिस्तानी दर्शक भारतीय टीम के फैन हैं। वो भारत के दमखम के मुरीद हैं। संकट में घिरा पाकिस्तान हर मोर्चे पर मुंह की खा रहा है। कंगाली पहले ही परेशान कर रही है और खेल के मैदान में भी कोई उम्मीद नहीं, जबकि भारत की साख पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है, जिसका असर हर क्षेत्र में दिख रहा है। यही सब देखकर पाकिस्तान सदमे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में G20 का आयोजन कई संदेश देने में कामयाब रहा। दुनिया की चुनौतियों से निपटने का नया रास्ता तैयार हुआ तो पड़ोसियों का दर्द भी सामने आया है। मगर देश की राजनीति पर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या असर पड़ा? कैसे INDIA गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी और तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। साथ ही कांग्रेस के रवैये पर क्या सवाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। G20 सम्मेलन से जुड़ी ये तस्वीरें राष्ट्रीय राजनीति का लोकतांत्रिक पहलू मजबूत करने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात कराई। साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नजर आईं। सियासी मतभेद भुलाकर यहाँ हर कोई देश के प्रतिनिधि के तौर पर नजर आया और सबके चेहरे पर मुस्कान भी दिखी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की धुर विरोधी ममता बनर्जी भी G20 डिनर का हिस्सा बनी। ममता यहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और SP सिंह बघेल के साथ दिख रही हैं। G20 के डिनर में पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रखा, जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है। एक और तस्वीर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की है। वो भी डिनर में पहुंचे और यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाते दिखाई दिए। साथ में PM मोदी और उपराष्ट्रपति धनखड़ भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कूटनीति से पूरी दुनिया के साथ भारत को खड़ा करने के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री ने मुलाकात कराई। इस तस्वीर के जरिए ये साफ किया गया कि भले ही राजनीति के क्षेत्र में सभी के रास्ते अलग अलग क्यों न हों, लेकिन जब बात देश की होती है तो सभी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखा जाए तो इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे तमाम आरोपों का जवाब भी दे दिया। भारत ने शानदार मेजबानी की। G20 सम्मेलन का सफल आयोजन भी किया। इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने यहां आकर लोकतांत्रिक परंपराओं का संदेश भी दिया, लेकिन कांग्रेस के रुख और रवैये को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे विश्व में भारत का सम्मान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस सियासी नफा नुकसान में पहुंचे रहे। राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए डिनर में इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल रहे, लेकिन राजनीतिक एजेंडे की वजह से कांग्रेस इस डिनर में शामिल नहीं हुई। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जरूर इस डिनर के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के मुख्यमंत्री अलग ही लकीर खींचने में व्यस्त रहे। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के मौके पर भी कांग्रेस की राजनीतिक बिसात कुछ अलग दिशा की ओर थी। G20 देशों ने दिल्ली घोषणा पत्र को पूरी तरह स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, G20 और वैश्विक स्तर पर होने वाले दूसरे शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री के बयान उनकी हिपोक्रेसी को दर्शाते हैं। भारत के वनों और जैव विविधता संरक्षण को नष्ट करके और आदिवासियों एवं वनों में रहने वाले अन्य समुदायों के अधिकारों को कमजोर करके वो पर्यावरण, क्लाइमेट एक्शन और समानता की बात करते हैं।
जब देश में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ और जब पूरी दुनिया के दिग्गज भारत में थे, तो ऐसे दौरान कांग्रेस ने देश के बजाय अपनी राजनीतिक एजेंडे को अहमियत दी। इस पूरे दौरान कांग्रेस ने कभी देश में गरीबी का जिक्र किया तो कभी दूसरे मुद्दों का। सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया की निगाहें ऐसे वक्त में भारत पर टिकी हैं, तो क्या देश के बजाय राजनीति जरूरी है? सवाल यह है कि क्या हर मुद्दे पर राजनीति जरूरी है? क्या हर बात को राजनीतिक नजरिए से ही देखना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिनका कांग्रेस के रणनीतिकारों से आगे भी जवाब मांगा जाएगा। अगर निमंत्रण आया नहीं तो कहते हैं कि क्यों नहीं आया, आ जाए तो कहेंगे जाएंगे नहीं। और जहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हो सकता है मेरे पास उतनी सूचना नहीं हो, पर मैंने टीवी के ऊपर जितने विजुअल्स देखे, मुझे जयप्रकाश नड्डा दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस ने पहले G20 के डिनर के लिए भेजे गए राष्ट्रपति के उस निमंत्रण पत्र पर विवाद शुरू किया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। कांग्रेस ने इस पर एतराज जाहिर किया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने को राज्यों के संघ पर हमला बताया। कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न बुलाए जाने को भी मुद्दा बनाया और सवाल उठाया, यानी इतने बड़े आयोजन पर भी कांग्रेस ने राजनीति का मौका नहीं छोड़ा। अब सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर सियासत के बजाय देश के साथ खड़ा नहीं रह सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।